प्रश्न है कि हथेली पर बर्फ रखने पर ठंडक क्यों महसूस होती है। जैसे ही आप हथेली पर बर्फ रखिएगा, बर्फ का पिघलना चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? अब बर्फ को पिघलने के लिए क्या चाहिए? तापमान, ऊष्मा, चाहे एनर्जी, चाहे ऊर्जा, कुछ चाहिए ना। अब ये जो तापमान और ऊष्मा है वो कहां से लेगा? हाथ से खींचेगा। और जब हाथ से खींचेगा, ये हथेली से ही खींचेगा, जहां से स्पर्श रहेगा बर्फ का वहीं से खींचेगा। और जब हाथ से हाथ ऊष्मा का क्या करेगा? त्याग। और जब हाथ ऊष्मा का त्याग करेगा तो क्या महसूस होगा? ठंडक। यानी कि बर्फ को हथेली पर जब रखा जाता है तो बर्फ पिघलना चालू कर देता है, तो यह हमारे हाथ की गुप्त ऊष्मा को ग्रहण करके क्या करने लगता है? पिघलने लगता है। हाथ से गुप्त ऊष्मा निकलने के कारण हमें ठंडक महसूस होती है। समझ में आ गया रीजन का है? आप बर्फ रखोगे, वो गुप्त ऊष्मा खींच लेगा, और गुप्त ऊष्मा खींचेगा तो ठंडा हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। अगला प्रश्न है कि गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े आरामदायक होता है, क्यों? आप लोगों को पता है ना, सूती कपड़ा होता है वो टेरी कॉटन होता है। सूती कपड़ा आरामदायक क्यों होता है? अच्छा क्यों लगता है पहनने में सूती कपड़ा? सूती कपड़ा में पसीना ज्यादा सूखता है। अगर आपको पोछा ओछा शरीर पोछना है, सूती कपड़ा से पोछा जाता है, पानी ज्यादा सूखता है। तो सूती कपड़ा में देखो होता क्या है, सूती कपड़ा में गर्मी के दिन में हमें होता है पसीना। क्या होता है? पसीना होता है ना, पूरा निकलता है। और पसीना को सूखने के लिए क्या चाहिए? सूती कपड़ा। क्योंकि सूती कपड़ा में बहुत ज्यादा पसीना सूखता है। सूती कपड़ा में बहुत ज्यादा पसीना सूखता है। अब पसीना जब सूखेगा तो अब उस पसीने का सूती कपड़ा के साथ होगा वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण के लिए फिर से बताओ क्या चाहिए? तापमान, ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा चाहिए ना। अब वो गुप्त ऊष्मा कहां से खींचेगा? शरीर से, अपने ही शरीर से। और जब शरीर से गुप्त ऊष्मा खींचेगा तो शरीर ऊष्मा का क्या करेगा? अब त्याग। तो शरीर ऊष्मा का त्याग करेगा तो हमें ठंडक महसूस होगा। यानी कि सूती कपड़ा जब पहनेंगे गर्मी में तो हमें क्या मिलने लगेगा? आराम मिलने लगेगा। क्या मिलने लगेगा? आराम। जिसे देखिए, सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में हमें अधिक पसीना निकलता है। गर्मी के दिनों में हमें अधिक पसीना निकलता है। सूती कपड़ा अन्य कपड़ों की अपेक्षा अधिक पानी का अवशोषण करता है। सूती कपड़ा अन्य कपड़ों की अपेक्षा अधिक पानी का अवशोषण करता है। पसीना हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से ग्रहण किए जाने के कारण सूती कपड़ों में हमारा शरीर क्या और आराम और शीतलता महसूस करता है। बोलो। सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में हमें अधिक पसीना निकलता है और सूती कपड़ा अन्य कपड़ों की अपेक्षा अधिक पानी का अवशोषण करता है। पसीना हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से ही ग्रहण किए जाने के कारण सूती कपड़ों में हमारा शरीर आराम और शीतलता महसूस करता है। याद हो गया? सूती कपड़ा पहनेंगे, सूती कपड़ा में पसीना सूखेगा, पसीने का क्या होगा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा। वो गुप्त ऊष्मा कहां से लिया जाएगा?
शरीर उष्मा का क्या करेगा, तो हो गया ठंडक। तो सूती कपड़ा हमारा मिला ना, अब वही पहन लेंगे तरी कॉटन का, पसीने में नहीं सूखेगा, पसीने नहीं सूखेगा। जब पसीना नहीं सूखेगा तो वो उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो ठंडक महसूस नहीं होगा और गर्मी लगेगा, और गर्मी लगेगा। तो इसीलिए हमें गर्मियों में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़ा। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है, क्यों? चलो बताओ। गर्मी के दिन में कूलर जो होता है ठंडा क्यों करता है? कूलर देखे हैं? कूलर में क्या रहता है, पानी। आप लोग देखे होंगे बल्टी बल्टी पाइप पाइप से भरा जाता है उसको, और सुबह तक सब खत्म हो जाता है पनिया। अब पनिया का होता क्या है, देखे होंगे पाइप वाइप लगा होगा सिस्टम में कुछ, फिर वैसे पनिया गिरता है चारों तरफ से, फिर हवा उसका खींचता है पानी के साथ में। होता क्या है, कूलर में डाला जाता है पानी, और उस पानी का होता है वाष्पीकरण। क्या होता है, वाष्पीकरण के लिए फिर सवाल वही, क्या चाहिए, उष्मा, ताप, ऊर्जा। उष्मा ताप, कूलर को घर में रखेंगे तो उष्मा का जाके बगल के घर से खींचेगा, ऐसा नहीं ना कि हम इस घर में रखे तो उस घर में से उष्मा खींच लिया, वो ठंडा हो गया। जिस घर में रखेंगे वही खींचेगा, तो वहां से उष्मा चाहिए। उष्मा वाष्पीकरण के लिए उष्मा चाहिए, उष्मा के लिए का त्याग कमरे से ही होगा ना। घर का जो कमरा है वही क्या करेगा, उष्मा का त्याग करेगा। जब उष्मा का त्याग करेगा तो वो घर बार ठंडा होगा कि नहीं होगा, होगा, तो घर बार ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए कूलर क्या करता है, अधिक ठंडा करता है। पंखा क्या है, ठंडा उतना नहीं करता है, क्योंकि इसमें पानी तो सिस्टम है नहीं, ये गर्म हवा ही कोई बस फेंकता रहता है। लेकिन कूलर में पानी भी रहता है, पनिया का वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के लिए उष्मा चाहिए, उष्मा घर से खींचेगा, घर बार ठंडा हो जाएगा। आया समझ में? तो देखिए क्या होता है, गर्मी के दिन में जब वायुमंडल का में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, गर्मी के दिन में वायुमंडल मतलब बाहर में वातावरण में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, कम, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कूलर चलने से तेज हवा और वातावरण की गर्मी के कारण कूलर के पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। अतः अतः कूलर के चलने से कमरे में क्या हो जाता है, ठंडक हो जाता है। कूलर जब चलता है तो कमरे में क्या हो जाता है, ठंडक हो जाता है। फिर से चलते हैं, गर्मी के दिन में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है, गर्मी के दिन रहेगा तो जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, कम, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कूलर के चलने से तेज हवा और वातावरण की गर्मी के कारण कूलर के पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा तो अंततः कूलर चलने से कमरे का वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यही चीज होता है एसी वाला में भी, एसी वाला में भी यही चीज होता है। क्या होता है, एसी से कभी देखे हवा निकलता है, तुम गर्मी के दिन में एसी के सामने बैठ जाओ, तुमको भागना पड़ेगा वजह से, वो इतना ठंडा हो जाएगा। वो कहोगे ना हम तो एकदम बाहुबली, हम तो ना भागेंगे। अरे भाग जाओगे, वो 1 घंटा लगातार खाली दे दिया ना वो अपना हवा अब पे, तो सर्दी बुखार पकड़ लेगा, इतना ठंडा फेंकता है वो। होता क्या है, ठंडा ठंडा हवा फेंका, अभी मत देखो अभी नहीं फेंक रहा है, अभी ऐसे ही वातावरण में एसी लगा हुआ है चारों तरफ, ठंडा ठंडा क्या किया, हवा फेंका। ठंडा हवा तभी ना होगा जब उसमें हल्का सा जल होगा, बिना जल का कहां से फेंकेगा, हल्का सा वाष्प तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो ठंडा होगा। तो हल्का सा क्या होता है उसमें, वाष्प, और जैसे ही वाष्प आया तो इसका वाष्प का कौची होगा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए, उसमें कहां से खींचेगा, वो घर में से ना खींचेगा। यही से तो का पूरा बंद किया जाता है। बंद क्या किया जाता है, ताकि वाष्प बाहर ही ना जाए, वो जो वाष्प निकल रहा है वो बाहर ना जाए। अब बाहर नहीं जाएगा तो कमरे में से रहेगा, कमरा में वाष्पीकरण होगा ही होगा, और जब वाष्पीकरण होगा तो उसमें चाहिए उसको, उसमें कहां से लेगा, कमरे से, कमरा क्या हो जाएगा, हो गया कम। तो गर्मी के दिन में वायुमंडल का जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कूलर के चलने से तेज हवा और वातावरण की गर्मी के कारण कूलर के पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है। अतः कूलर चलने से कमरे का वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बोलो, गर्मी के दिन में
जल वाष्प की मात्रा कम होती है, अतः वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कूलर चलने से तेज हवा और वातावरण की गर्मी के कारण कूलर के पानी का वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, अतः कूलर के चलने से कमरे का वातावरण ठंडा हो जाता है। हाँ, गर्मियों के दिन में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? बड़ा बढ़िया बढ़िया प्रश्न है इसमें जी। गर्मियों के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता? गर्मी के दिन में घड़े घड़े का जल जो होगा ठंडा क्यों होता है, बताओ। घड़े के सतह पर अच्छा छिद्र होता है, तो क्या होता है फिर उसे? बाहर से ऑक्सीजन ले लेता है उस छिद्र से? नहीं, देखो, घड़ा में जैसे ही पानी भरते हैं तो घड़े में छोटा छोटा बहुत सारा छिद्र होता है, उस छिद्रवा से पानी बहरी आ जाता है। देखे होंगे घड़वा अंदर भरते हैं पानी या बहरी आ जाता है। अब पसीजता नहीं है, वो छिद्रवा से बहरी आता है पानी। पसीज जाता है, कौची कहलाता है पसीज के पानी जब बहरी आएगा तो अंदर वाला के तो पानी के तो पता नहीं, बाहर वाला पानी का क्या होगा? बस चालू हो गया काम। अब वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? उष्मा। अब पानी उष्मा, ये वाष्पीकरण के लिए उष्मा कहां से लेगा? ये घड़ा के अंदर के पानी से। घड़ा के अब अंदर के पानी खींचत खींचत ओकर क्या कहा जाता है? ओकर उष्मा खींचते 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 अंदर के पानी को क्या कर देता है? ये हो गया काम, बुझा गया। घड़े के पानी का वाष्पीकरण होता है। देखो, घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिससे पानी क्या करता रहता है? रिसता रहता है। पानी क्या करता रहता है? रिसता रहता है। घड़े के सतह से वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है, घड़े के पानी से प्राप्त होती है। और पानी उष्मा को खोने के कारण क्या हो जाता है? उष्मा कहां से लिया जाता है? पानी से ही। अब पानी जो है उष्मा को खो दिया, अंदर का पानी जो है, क्योंकि बाहर वाला पानी वाष्पीकरण के लिए उष्मा को क्या कर लिया? खींच लिया। और खींचने के कारण पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। बोलो, घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। नहीं बोल रहे रे? रूल पता है तुमको? हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा। नहीं ऋतुराज ओकरा बेरिए बैठा है और वो कह रहा कौन अरे? घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिसते रहता है और घड़े के सतह से वाष्पीकरण होते रहता है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा घड़े के पानी से प्राप्त होती है। पानी उष्मा खोने के कारण ठंडा हो जाता है। याद हो गया? घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिसता रहता है। रिसे हुए पानी का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा कहां से लेता है? घड़ा से लेता है। घड़े का पानी उष्मा का क्या करता है? त्याग करता है। इसी कारण से घड़े का पानी जो होता है ठंडा हो जाता है।
घड़े का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? कप में चाय पीजिए, वो प्लेट में पीजिए, छिपा में पीजिए, तुरंत ठंडा हो जाता है। कौन ठंडा होगा? छिपा में, परात में पियो, वही में लपटा जाएगा सब। पता रहे उंगली से चाट रहे हैं चाहिए सब उठा के, पीने लायक नहीं बचा है वो। हाँ, छोड़ो छोड़ो, कुछ में चाय पियो। हम तो चाय सुबह सुबह नहीं पीते हैं, इसीलिए तुम लोगों में से कोई पीता है तो ले लो। भीड़ मत कहना कि चाय नहीं पिलाए थे कभी। चलो, कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय क्यों पी लेते हैं बताओ आप? ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होता है? कपों में तो ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? कप का आकार छोटा रहता है। आपको पता होना चाहिए, वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर लिखवाए थे हम। वाष्पीकरण और क्वथनांक में यह अंतर था कि यह सतह के विस्तार पर निर्भर करता है और क्वथनांक सतह के विस्तार पर निर्भर। इसका मतलब अगर सतह का विस्तार बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो कप है इसका विस्तार कम है, ये प्लेट जो है इसका विस्तार ज्यादा है, इसमें ज्यादा दूर तक फैल गया, यानी कि सतह का विस्तार क्या हो गया? फैल गया। और सतह का विस्तार जब फैला तो चाय जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि वाष्पीकरण का दर क्या हो गया है? बढ़ गया है, तेज हो गया है। समझ में आ गया क्या कारण था? अरे देखे होंगे गर्म दूध कटोरी उटोरी में गिलास में दिया जाता है पीने के लिए एक्चुअल, लेकिन जब गर्म रहता है तो उसको मम्मी क्या करती है ना, कटोरी में चाहे गिलास तो बड़का वो डब्बू में भर देती है कि जल्दी। डब्बू नहीं होती है, हाँ अच्छा, हाँ ओकरो से तेज पानी में रखो, ओकरा के लेकर डायरेक्ट। आ ना तो एगो उपाय बताएं, एक गिलास पानी ठंडे डाल दो ओकरा में। ऐसे गर्मी में नहीं तो ठीक लगता है, लेकिन ठंडवा में तो गर्म के दूध अच्छा लगता है। आराम से आधा घंटा बैठ के पीने में अच्छा लगता है, पी रहे हैं आराम से। नहीं तो गर्मी के दिन में, सॉरी, ये कप की अपेक्षा प्लेट में जल्दी हम गर्म दूध या चाय क्यों पी लेंगे? क्योंकि इसका सतह का विस्तार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि प्लेट में गर्म दूध या चाय को लेने में उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और गर्म दूध या चाय शीघ्र ठंडी हो जाती है। ठंडा दूध या चाय जल्दी पी लेते। समझ में गया? सतह बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अगर हम पतला सा एगो गिलास में रखें और एगो पड़का पड़का परात में रखे पानी, गर्म पानी, तो ये जल्दी ठंडा होगा ना। जल्दी ठंडा होने के कारण क्या क्या मशीन लगा इसमें? नहीं। क्या हुआ? सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया? आए बोलो, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि प्लेट में गर्म दूध या चाय के लेने से उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और गर्म दूध या चाय शीघ्र ठंडी हो जाती है। ठंडा दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। समझ में आ जाएगा क्या होता है? और बुझा गया ना? आगे बढ़े। नेक्स्ट, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? उसके बाद और उसके बाद गैस का। सबसे कम किसका होता है? गैस का। तो अब बताओ, बर्फ ठोस है कि द्रव है? बर्फ ठोस है कि द्रव है? बर्फ ठोस होता है।
बर्फ क्या होता है? ठोस होता है, क्योंकि बर्फ बहता नहीं है। बर्फ को इधर रखोगे बहेगा नहीं, वो पिघलेगा तब ना बहेगा। तो पिघल पिघल जाएगा तब द्रव में बदलेगा ना वो। ऐसे बर्फ जो होता है किस अवस्था में होता है? अगर भरोसा नहीं है तो आप एक गिलास पानी से मारो, एक गिलास से जमा बर्फ से मारो, किसी को पता चल जाएगा कि कौन द्रव है और कौन ठोस है। ना बुझाया? एक गिलास पानी जमा लो, उससे इसको किसी को फेंक के मारो कस के, एक गिलास पानी से मारो खींच खींच के, किसमें डॉक्टर का जरूरत पड़ेगा? हाँ, सवाल क्या है कि ठोस पदार्थों का घनत्व तो द्रवों की अपेक्षा क्या होता है? सॉरी, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व तो क्या होता है? लेकिन आप बर्फ को जब पानी में डालिएगा तो तैरता है कि डूब जाता है? ये क्यों? फिर से, आप दुनिया में कुछ चीज डालो, ठोस होना चाहिए, पानी में डूब जाएगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है, यानी कि द्रव का जो घनत्व होता है वो कम होता है, और ठोस का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए भारी हो जाता है। लेकिन बर्फ को जब डालोगे तो बर्फ क्या करने लगता है? तैरने लगता है। नहीं भरोसा होगा तो घरे जा, अरे आप वो पिए हैं कभी गन्ना वना का जूस देता है बर्फ डाल के, तो वो तैरता है उसमें, अगर देखा होगा तो। नहीं तो घरे जाके बर्फ जमा के उसको पानी में डुबाना, वो तैरने लगेगा। क्यों तैरता है? ऐसा क्यों होता है बताओ? क्योंकि बर्फ जो है ठोस के रूप में है, इसे डूब जाना चाहिए। लेकिन इसको जब पानी में डाला जाता है तो देखो तैर रहा है सब। क्या करता है? ये सब तैर रहा है, तैरता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, पानी जब जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। बर्फ को जब पानी पर रखा जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है, अर्थात द्रव्यमान से अधिक पानी को विस्थापित कर देता है। इसी कारण से बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है। आप बोतल में एक बोतल पानी पूरी तरह से भर देना और उसको ठंडा करना, एक घटना घटेगा तो बोतल फट जाएगा। कभी किए एक्सपेरिमेंट ऐसा? बोतल क्या हो जाएगा? वो फट जाएगा। क्यों बोतल फटा? वो जब बर्फ बनता है ना तो उसका थोड़ा सा आकार जो है, आयतन होता है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब पानी से बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब देखो, कोई भी चीज पानी में तैरता का है। अब पानी में एक लोहे का कील डालना छोटी को, बताओ पानी में डूबेगा कि तैरेगा? बड़ का कड़ाही डालना, डूब जाएगा। जग को डुबाए हो कभी? जग इसे पानी में हम लोग रख देते हैं, वो डूब जाता है। साबुनिया रखना, तो साबुन क्या कर जाएगा? डूब जाएगा। जगवा नहीं डूबता है, कड़ाही नहीं डूबेगा। अब नहीं डूबेगा कड़ाही अगर उसको उल्टा करके रखा जाए तो। अरे बड़ा बड़ा जहाज पानी में चलता है ना, बड़ा बड़ा जहाज जो है पानी में चलता है, वो पानी में क्यों चलता है? नाव जो होता है पानी में डूबता है। एक ढेला डालो डूब जाएगा, एक छोटा सा सिक्का डालो पानी में, क्या कर जाता है? डूबने का कारण बताते हैं कि डूबता काहे है कोई चीज। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज अगर डूब रहा है, देखो आप कुछ भी अगर पानी में जब डालते हो, कुछ भी चीज पानी में अगर डालते हो, जैसे ये ऐसा बर्तन है, चाहे फुटबॉल वगैरह देखे होंगे, पानी में चला जाता है, वो डूबता नहीं है। गेंद गेंद पानी में डालो, डूबता नहीं है। वो क्यों नहीं डूबता है? नहीं नहीं नहीं, हवा के कारण नहीं, उसको फोड़ के डालो तुम, फूला होना चाहिए, फूला हुआ होना चाहिए। चलो कढ़ाई डालते हो, कढ़ाई में कुछ डूब कहीं नहीं डूबता है। देखो होता क्या है, जैसे ही पानी में डाला जाता है तो यहाँ के पानी को ये क्या करता है? जो पानी है, इस पानी को क्या करता है? ये विस्थापित करता है। इस पानी को क्या करता है? ये विस्थापित करता है। यहाँ के जो पानी है ना, हाई वाला, ये सब पनिया है यहाँ वाला, इसको क्या करता है? हटा देता है। क्या करता है? अब मान लो कि ये जो वस्तु है ये 1 kg का है, अगर यह पानी 1 kg का है, लेकिन पानी हटा दिया मान लीजिए 3 kg, पानी कितना हटा दिया?
यानी कि अपने आयतन से ज्यादा या अपने भार से ज्यादा अगर ये पानी हटा देगा तो ये डूबेगा नहीं। अपने भार से ज्यादा अगर पानी हटा देगा तो ये डूबेगा नहीं। अपने आयतन से ज्यादा पानी हटा देगा तो ये डूबेगा नहीं। तो जब लोहा का छोटी को कील डाला जाता है तो कील जो होता है अपने भार से कम पानी हटाता है, इसीलिए क्या कर जाता है, वो डूब जाता है। लेकिन ये जब डाला जाता है तो ये जितना भाग संपर्क में रहता है ओकरा से ज्यादा पानी हटा देता है। इसी कारण देखे होंगे नाव वगैरह को ऐसे बनाया जाता होगा, ऐसे। अगर इसी नाव को तुम ऐसे बना दो क्या कर जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पानी को कम हटा पाएगा। इसीलिए जितना भी कागज का नाव चलाते हो, कागज का नाव, तो कागज का नाव हम लोग चलाते हैं पानी में, तो वो कैसे चलाते हैं, वहां पे ऐसा बनाया जाता है, उसको भी छितनार बनाया जाता है ना। कुछ कटोरी उटोरी डालो पानी में, नहीं डूबेगा वो। क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि जितना उसका आयतन है उससे ज्यादा आयतन के पानी को क्या कर दिया, वो हटा दिया है। क्या किया है, हटा दिया है। और जब पानी ज्यादा आयतन का हटा दिया तो डूब नहीं पाता है। तो बर्फ क्यों नहीं डूब पाता है, क्योंकि बर्फ जब पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आयतन जब बढ़ गया तो पानी पे रखेंगे तो अपने द्रव्यमान से अधिक पानी को क्या कर देता है, वो विस्थापित कर देता है, हटा देता है। जब पानी को ज्यादा विस्थापित करेगा तो बर्फ वो डूबेगा नहीं। चलो बोलो, जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। बर्फ को जब पानी पर रखा जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करता है, अर्थात अपने द्रव्यमान से अधिक पानी विस्थापित कर देता है। इसी कारण से बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है। फिर से, अगर पानी जब बर्फ, बताओ पानी बर्फ बनेगा तो उसका आयतन क्या हो जाता है, आयतन बढ़ने के कारण पानी में जब रखा जाता है तो अपने भार से ज्यादा पानी को क्या कर देता है वो, इसी कारण से बर्फ डूबता, इसी कारण से बर्फ डूबता। यह तो जाएगा। नेक्स्ट, पानी को कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जलवाष्प और कितना डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर वह बर्फ बनता है। पानी को कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ये जलवाष्प बन जाएगा, और कितना डिग्री सेल्सियस तक जब हम ठंडा करेंगे तो ये बर्फ बन जाएगा। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जलवाष्प। जलवाष्प मतलब भाप बन जाएगा सब। और 0 डिग्री सेल्सियस तक जब ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो कितना डिग्री तापमान पे वाष्प बनेगा, और कितना डिग्री तापमान पर वो बर्फ बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। सोचो किसी किसी क्षेत्र का तापमान माइनस में चला जाता है, -5 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। सोचो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है, बर्फ। अब -5 है, क्या होता होगा बर्फ का हाल, वो बर्फ जल्दी पिघलता नहीं होगा, वो बर्फ जल्दी पिघलता ही नहीं होगा। तो बर्फ जल्दी पिघलता नहीं होता। वैसे क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छे क्षेत्र में रहते हैं। हम लोग अभी तापमान कितना होगा, अभी तापमान मुश्किल से होगा तो 16 डिग्री तक होगा, 16-17 डिग्री चाहे 14 डिग्री तक होगा। 14 डिग्री सेल्सियस है, अभी प्लस में है। तापमान कहां पहुंच जाता है, कहीं कहीं -4 डिग्री सेल्सियस। अरे आप लोग ऊपर थे, गर्मियों के दिन में कभी कभी एसी बंद करवाने के लिए आता है, नीचे वाला चालू करते हैं ना लाइब्रेरी में, तो आके सर जी बंद कीजिए उसको। और कितना डिग्री सेल्सियस पर ठंडा लगने लगता है, 18 डिग्री सेल्सियस आते आते क्या होने लगता है, ठंडा लगने लगता है। अभी तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक होगा वो, तो उतना पर ठंडा। 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, -4, -3 कश्मीर वगैरह में चला जाता है इतना, तो उतना पे तापमान चला जाता है। तो कितना डिग्री चला, छोड़ो छोड़ो,
कितना डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करोगे तो जलवाष्प बनेगा, और कितना डिग्री तक ठंडा करेंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, अच्छा बताओ। है 250 डिग्री सेल्सियस है, 250 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जलवाष्प बन जाता है, वो तो 250 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, तो भाफे ना बनेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, वाष्प। ना समझ में आया, बी का आंसर बताओ क्या होगा, वाष्प, क्योंकि 100 डिग्री मिला तो क्या बन गया वो, वाष्प। चलो सी वाला, 25 डिग्री सेल्सियस पानी रहेगा ना, क्योंकि 0 डिग्री पे आएगा तब ना बर्फ बनेगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, पानी, द्रव, द्रव किस अवस्था में रहेगा, वाष्प का मतलब ये गैस, गैस ना, इसका मतलब ये गैस बन गया। और चौथा ठोस ना, किस अवस्था में चला जाएगा, इस समझ में आ गया उधर। चलो बताओ तो 110 डिग्री पे क्या होगा, -10 डिग्री पर ठोस, हाँ ठोस सही है। 50 डिग्री सेल्सियस में पानी। चलो खड़े हो जाओ जी तुम, हाँ तुम ही बताओ, -3 डिग्री सेल्सियस पे, -3 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ जी संतोषी, हाँ तू बताओ, तू बताओ, -3 डिग्री सेल्सियस पे, -3 बर्फ 0 तक जो जैसे ही पहुंचा तो क्या बन गया वो, बर्फ, और -3 लेके चले गए तो और ना ठंडा हो गया, याद हो गया। हाँ शिवम खड़े हो जाइए। मान लीजिए कैलाश पर्वत पे, मान लीजिए कैलाश पर्वत पे बर्फ ठंडा बढ़ गया 30 डिग्री सेल्सियस तक। 30 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा नहीं होता है, गर्मी होता है। मान लीजिए कैलाश पर्वत का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, पानी कैसा अवस्था होगा जल का, गर्म अवस्था कौन कहलाता है, ठोस द्रव गैस में से बता, द्रव। अब मान लीजिए कैलाश पर्वत पे -10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है, ठोस, ये हो जाएगा ना। 0, अरे बैठो तुमको अलग से कहें, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ बनता है, और 100 डिग्री पर वाष्प। अब बीच में रहेगा तो द्रव की अवस्था में रहेगा, 100 से बढ़ेगा तो बर्फ बनेगा, वाष्प बनेगा, और 0 से कम होगा तो बर्फ बनेगा, नहीं कि ठोस बनेगा। नेक्स्ट, किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। प्रश्न यही है कि अगर किसी पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन करते हैं तो टेम्परेचर को स्थिर क्यों रखा जाता है, स्थिर क्यों रहता है। तो देखो इसका उत्तर क्या हुआ, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या करना पड़ता है, कमजोर करना पड़ता है, तभी तो टूटेगा। आकर्षण बल को कमजोर किया जाएगा तभी तो टूटेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप एक हथौड़ा लिए यहां पे मारे, टूटेगा नहीं, अगर ये टूटा नहीं लेकिन कुछ तो हो गया होगा, क्या पड़ गया होगा, कमजोर, थोड़ा सा कमजोर हो गया होगा, थोड़ा सा कमजोर हो गया होगा। तो कोई भी पदार्थ का अगर अवस्था में परिवर्तन करना है तो कणों के बीच के आकर्षण बल को, नहीं अंतराणविक बल को क्या करना पड़ता है, कमजोर करना पड़ता है। इसीलिए अवस्था में परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा आपूर्ति की जाती है वो पदार्थों के कणों के बीच के आकर्षण बल को कमजोर करने में खर्च होती है। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है, इसीलिए यह तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से बदल न जाए। मतलब क्या हो, पानी आप गर्म करने चले और जैसे ही पानिया, मान लीजिए कि पानी को आप वाष्प बनाने चले हैं, क्या बनाने चले हैं, वाष्प, तो आपको कितना डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना होगा,
100 डिग्री सेल्सियस तक। कितना डिग्री सेल्सियस तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना होगा। आप क्या किए कि तनकी सी गैस जला के बस बंद कर दिए, वो बन जाएगा? देर तक उसको रखना पड़ेगा ना जला के। सब्जी उब्जी बनता होगा घरे, पानी ज्यादा हो जाता होगा तो उसे सुखवाना पड़ता है। तो क्या तुरंत गैस जला के तनकी सी तेज करके बंद कर देते हैं? तब तक बंद नहीं करते हैं जब तक वो पूरी तरह से सूख ना जाए, पूरी तरह से सूख ना जाए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? तापमान को स्थिर क्यों रखा जाता है? क्योंकि टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, ऊर्जा जो है, वो किस में खर्च हो रहा है? उसके बल को तोड़ने में, उसके बल को तोड़ने में। अगर हम बराबर नहीं रखेंगे तो उसका बल टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। बोलो, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को कमजोर करना पड़ता है। इसीलिए अवस्था में परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है वह पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को कमजोर करने में खर्च होती है। पदार्थ के कणों के गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है। इसीलिए तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से बदल ना जाए।